फर्स्ट जो फाइलम है फाइलम पोरीफेरा, और इसको हम कॉमनली एक नाम देते हैं स्पॉन्जेस का। यानी फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स होंगे कॉमनली दीज आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। अब देखें यहाँ पे मैं वो थोड़ा सा वो जो क्राइटेरिया भी बनाया था और फाइलोजेनेटिक ट्री भी जो भी आपको समझाया उसके लिहाज से थोड़ी सी इसकी पोजीशन भी क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या होगा कि जो फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं बेसिकली ये क्या होंगे, पैराज़ोआंस हैं। दीज आर पैराज़ोआंस। और अगर पैराज़ोआंस कह दिया ना तो इनमें आप क्या कहेंगे कि देयर इज़ नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, कि इनके अंदर हमें किसी किस्म की जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो नज़र नहीं आती। तो ये बहुत सिंपलेस्ट से एनिमल्स हैं। अब ये जहाँ तक कि इनकी सिमेट्री है वो भी हमें किसी किस्म की सिमेट्री नहीं नज़र आती, इरेगुलर बॉडी शेप होती है। और दूसरी तरफ जो इनके अंदर ना जब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ही हो गई है तो डिप्लो या ट्रिप्लो की हम बात ही नहीं कर सकते, सिलोम की भी बात नहीं करेंगे। यानी ये सिंपलेस्ट से एनिमल्स हैं। अब अगर आप इनके देखें जो हैबिटेट होगा, हैबिटेट के लिहाज से आपको ये दो तरह के हैबिटेट्स में मिलेंगे। तो अगर हम हैबिटेट को देखें कि ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं तो हमें ना ये जो ग्रुप है इसके सारे जो मेंबर्स हैं वो क्या है, एक्वेटिक। और जब हम एक्वेटिक की बात करते हैं यानी वाटर के अंदर होंगे, फिर इसमें दोनों आ जाते हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी होंगे और कुछ ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी जो होंगे वो हमें मैरीन वाटर के अंदर नज़र आएंगे। अब हम पोरीफेरा के जो वर्ड अगर उसको गौर से देखें तो पोरीफेरा का मीनिंग क्या होता है, पोर बियरिंग। अब ये पोर बियरिंग से मीनिंग क्या है कि अगर आप एक स्पॉन्ज की बॉडी को देखें तो उसकी बॉडी के ऊपर आपको बहुत सारे जब वो पोर्स नज़र आएंगे। मैं अभी ना एक सिंपल से जब वो स्पॉन्ज यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक याद रखिएगा कि ये वाले जो मेंबर्स हैं स्पॉन्जेस के, ये सारे के सारे ऐसे होते हैं कि जो सेसाइल भी हम इनको कह सकते हैं, जो मूव नहीं करते। और ये इस तरह से ना ये रॉक वगैरह हो सकती है, स्टोन वगैरह, जिसको आप ना सबस्ट्रेटम का नाम देंगे। ये उस सबस्ट्रेटम यानी रॉक्स वगैरह के साथ अटैच होते हैं। और ये देख लें इनके बॉडी के ऊपर आपको ना ये छोटे छोटे से पोर्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इनको ना पोर बेरिंग एनिमल्स भी कहते हैं या पोरीफर्स भी बोलेंगे। ये जो स्मॉल पोर्स आपको इनकी बॉडी पे नज़र आते हैं इनको हम एक नाम देते हैं ऑस्टिया का। व्हाट आर दिस, ऑस्टिया। और जो ऑस्टिया है ना इनको मैं एक यहाँ पे कह रहा हूँ कि दीज आर इनहेलेंट। इनहेलेंट मैंने इसलिए बोल दिया कि इनके थ्रू क्या होगा, इनकी बॉडी के अंदर वाटर जो होता है वो एंटर होगा। लेकिन साथ ही ना ये देखें जो टॉप है उसके ऊपर एक मेन आपको ओपनिंग नज़र आ रही है विच इज़ कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। और ये जो ऑस्क्यूलम है इसमें से क्या है, वाटर बॉडी से रिमूव हो रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि दिस वन इज़ एक्सहेलेंट। ये क्या हो जाएगा, एक्सहेलेंट। इनहेलेंट जो थे ऑस्टिया थे और ऑस्क्यूलम जो होगा दैट विल बी एक्सहेलेंट। अब अगर हम एक स्पॉन्ज की बॉडी को इस सेक्शन वाइज देखें, यानी मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ज़रा ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो उसमें एक देखिएगा आपको बड़े ना डिस्टिंक्ट सी लेयर्स भी नज़र आएंगे। ये देखें जैसे मैं ये वही वाली बॉडी है ये शो कर रहा हूँ, और इसमें जस्ट लाइक दिस ये देखें जो बॉडी का इनर स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आएगा। तो उसमें होता ये कि जैसे हमने कहा ना कि बॉडी के ऊपर ये पोर्स होते हैं, ये देख लें वही वाले पोर्स आप जब सेक्शन में भी बॉडी को ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसमें ये नज़र आएंगे। ये देख लें इस तरह से ये पोर्स ना इनकी बॉडी पे होंगे। बाकी जो आउटर साइड है वहाँ पे आपको इस तरह से एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स की एक लेयर नज़र आएगी। ये देखें ये वो लेयर है सेल्स की, और इन सेल्स को हम नाम देते हैं पिनेकोसाइट्स का। इनको हम क्या कहते हैं, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ दिस वन इज़ द पिनेकोसाइट लेयर। और ये पिनेकोसाइट जो पूरी एक लेयर बना देते हैं
इस लेयर ऑफ सेल्स को हम पिनेकोडर्म भी कहते हैं। यानी ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी द पिनेकोडर्म। और ये किससे बनी हुई है, पर्टिकुलर टाइप के सेल्स हैं विच आर कॉल्ड एज पिनेकोसाइट्स। व्हाट आर दिस, पिनेकोसाइट्स, जो कि क्या करते हैं, पिनेकोडर्म बनाएंगे। अब इसी तरह से जो इनर लेयर है वो एक डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और बड़े यूनिक से वो सेल्स हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे वो ड्रॉ भी कर रहा हूँ। ये ऐसे होते हैं कि जिनकी क्या होगी, अपनी एक नेक भी होती है जिसको हम ना कॉलर का नाम देते हैं। अब ये जो कॉलर या जो नेक है, ये देख लें जस्ट लाइक दिस, ये इनको दूसरे जो है ना सेल्स उनसे डिस्टिंक्ट बना देते हैं। और ये वो वाले सेल्स हैं जो कि बेसिकली फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये कौन से सेल्स हैं जो फ्लैजिलेटेड हैं। और जो मैंने स्टार्ट में अभी एक बात की थी कि फाइलोजेनेटिक ट्री के साथ के प्रोटिस्ट जो एंसेस्टर्स हैं उनसे क्या था, ये एनिमल्स जो हैं वो डेवलप हुए। अब वो जो प्रोटिस्ट एंसेस्टर्स जो हैं कोएनोफ्लैजिलेट्स थे। अब कोएनोफ्लैजिलेट्स को भी आप देखें ना तो उनमें भी इसी तरह के आपको ये सेल्स नज़र आएंगे। ये जो मैं इनर बना रहा हूँ ना, और जैसे वहाँ पे कोएनोफ्लैजिलेट्स बोला था तो उनसे चूँकि ये रिजेंबलिंग सेल्स हैं तो हम इनको कोएनोसाइट्स का नाम देंगे। यानी ये सेल्स कौन से हो जाएंगे, दीज विल बी कोएनोसाइट्स। और इनका ना ये जो सेल्स की ये जो लेयर है, ये देख लें, इनमें ये फ्लैजेला होते हैं। और ये फ्लैजेला हैं ये इनके लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, बल्कि जो बॉडी के अंदर जो वाटर एंटर हो रहा है उस वाटर को जो है एक आप कह सकते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं कि वाटर को एक्सपेल करने में। तो देखें जो इनर साइड पे बॉडी के वाटर होगा उसको ये एक्सपेल करेंगे बीट करने के साथ। और वो जो ऑस्टिया वगैरह होते हैं उन ऑस्टिया के थ्रू, यानी ये देख लेना, ये जो ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, दिस वन इज़ द ऑस्टियम। ऑस्टियम सिंगुलर है और ये ऑस्क्यूलम की ओपनिंग थी जो कि टॉप पे हमने कही थी, और उसमें से क्या है, वाटर यहाँ से रिमूव होगा। तो ये वाले जो सेल्स की लेयर है, जो ये कॉलर और फ्लैजिलेटेड सेल्स इनर लेयर बना रहे हैं, इसको हम कोएनोडर्म का नाम देंगे। ये कौन सी लेयर हो जाएगी, दिस विल बी द कोएनोडर्म। और ये जो सेल्स होंगे जो ये लेयर बना रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोएनोसाइट्स। व्हाट आर दिस, दीज आर कोएनोसाइट्स। और वो जो अगर जस्ट मैं रेफरेंस के तौर पे ये बता देता हूँ कि जो आपने कोएनोफ्लैजिलेट ऐसे देखा था ना, उसमें आपने क्या कहा था, एक बेसल पार्ट होता है जिसको हम होल्ड फास्ट का नाम देते हैं, और उसके ऊपर एक ये स्टॉक सा होगा, और जो स्टॉक है उसके ऊपर ना ये इस तरह से कॉलर शेप ये सेल्स हमें नज़र आते हैं, जिनको हम क्या नाम दे रहे थे, कोएनोफ्लैजिलेट्स का। हालांकि ये फ्लैजेला हैं, लेकिन जो कोएनोफ्लैजिलेट के अंदर फ्लैजेला होते हैं ना, वो जब जस्ट सराउंडिंग जो वाटर होगा बॉडी के जो सराउंडिंग में, उसको जो है जस्ट कीप दैट वाटर मूविंग, उसमें हेल्प करते हैं। लोकोमोशन में ये हेल्प नहीं करेंगे। और अगर आप इनकी शेप्स को देखें और यहाँ पे जो इनर कोएनोडर्म लेयर है स्पॉन्जेस की, उसके सेल्स को देखें तो ये बहुत ज़्यादा आपस में रिजेम्बलेंस जो कर रहे हैं। और यही रिजेम्बलेंस क्या जाहिर कर रही है कि यानी एक एवोल्यूशनरी हमारे पास ना एक एविडेंस आ रहा है कि जो एंसेस्टर्स होंगे जिनसे ये स्पॉन्जेस हैं वो डेवलप हुई होंगी, स्पॉन्जेस इवॉल्व हुई होंगी, वो कोएनोफ्लैजिलेट की तरह के सेल्स होंगे। अब रह गया, चूँकि ये पहला ग्रुप था, हमने कह दिया कि इनके अंदर किसी किस्म की जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन थी पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म की। हाँ, एक याद रखिएगा, जो पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के दरमियान एक लेयर भी मौजूद होती है, वो जेली की तरह की लेयर होगी, वो कोई रेगुलर सेल्स की लेयर नहीं होती। अब वो जो लेयर है, देखें यहाँ पे मैं ये ग्रीन से डॉट से उसको ये शो कर रहा हूँ। इस लेयर को हम यानी जेली की तरह की है, हम एक नाम देते हैं कि दिस इज़ द
मीज़नकाइम। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ मीज़नकाइम लेयर। अब इस मीज़नकाइम जो लेयर होगी, इसके अंदर आपको कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे जो कि उसको क्या करते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। उनको हम स्पिक्यूल्स का नाम देते हैं। अब आपकी बुक में ना उनकी टाइप्स तो नहीं दी हुई, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि इनकी वैरायटी ऑफ स्पिक्यूल्स होते हैं शेप्स के लिहाज से या साइज़ के लिहाज से। अब मैं यहाँ पे वो स्पिक्यूल्स शो कर देता हूँ। ये देखें, इस तरह से ना ये रॉड लाइक हैं और इनकी ना जस्ट लाइक दिस ये डिफरेंट, ये इस तरह से ना शेप्स वगैरह हमें नज़र आ रही हैं इनकी, ये इसमें मौजूद होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज स्पिक्यूल्स, जो कि क्या है, उसको सपोर्ट करते हैं। और ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये कैलकेरियस भी हो सकते हैं या सिलिशियस भी हम इनको कहते हैं, हो सकते हैं। कैलकेरियस का मीनिंग ये होता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे, और सिलिशियस का मीनिंग क्या है कि ये सिलिका के बने हुए हो सकते हैं। और बेसिक जो इनका मकसद है वो यही होता है कि दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्पॉन्ज बॉडी। अब देखिए, जो स्पॉन्ज की बॉडी के इनर साइड पे ये आपको एक स्पेस नज़र आ रही है। इस स्पेस को हम, यानी ये बॉडी कैविटी उस तरह से नहीं है, पैराजोन्स है, वो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आएगा। ये सिंपल से एक स्पेस हमें नज़र आती है जिसको हम नाम देते हैं स्पॉन्जोसील का, यानी ये स्पॉन्ज की बॉडी कैविटी होगी स्पॉन्जोसील। और ये अभी तो मैंने एक सिंपल स्पॉन्ज ड्रॉ की है ना, बाज़ का जो स्पॉन्जेस होती हैं उनके यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होती है ना बॉडी वॉल, उसमें बहुत ज़्यादा थिकनेस आ जाती है। मैं शॉर्टली वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखें, अगर वो थिकनेस आ जाए ना, ये उसी तरह से ये क्या था, ऊपर जो ओपनिंग है ऑस्क्यूलम, और इस तरह से ना अगर आप ये देखें सबस्ट्रेटम आपको नज़र आ रहा होगा इसमें, ये मैं जस्ट लाइक दिस ना कुछ ये बॉडी के अंदर ये डिवीजन्स ये ऐसे शो कर रहा हूँ। और ये बेसिकली जो डिवीजन है ये उसकी ना थिकनेस को शो कर रही है कि बॉडी जो होती है ना वो थिक हो गई है। लेकिन जो स्पॉन्जोसील है, अब देखें उसमें आपको इस तरह के ये नज़र आएंगे छोटे छोटे कैनाल की तरह के स्ट्रक्चर्स। ये देख लें बीच में ये जितना भी है ना, अब अगर मैं शो कर दूँ, ये ऑस्टियम टॉप पे ऑस्क्यूलम होगा, तो अब इसमें से यूँ वाटर एंटर हो रहा है और इस तरह से वाटर जब वो इन पास के थ्रू जब वो मूव करता हुआ क्या है ऑस्क्यूलम के थ्रू रिमूव हो जाएगा। तो ये उसके अंदर ना एक कैनाल सिस्टम बन जाता है, यानी जब वो स्पॉन्ज जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी तो उसके अंदर इस तरह का आपको जब वो ये नज़र आएगा कैनाल सिस्टम होगा। लेकिन एक याद रखें, ये जितने भी कैनाल्स या वो पैसेज वे सा नज़र आ रहा है जिसमें से वाटर जब वो मूव कर रहा होता है, वहाँ पे इनर जो लाइनिंग होगी ना उन कैनाल्स की, वो यही क्वेनो जो डर्म की जो लेयर है वो वाले सेल्स होंगे, मींस वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे। अब यहाँ पे अगर हम इनके स्पॉन्जेस के अंदर सिस्टम्स की बात करें, स्पॉन्जेस के अगर सिस्टम्स की बात करें तो देखें, सबसे पहली बात इनके अंदर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नज़र नहीं आएगा। देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट है। फिर इसके बाद ना डाइजेस्टिव जो सिस्टम होगा वो भी एब्सेंट है। इसी तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो भी एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम वो भी आपको एब्सेंट नज़र आएगा। और लास्ट में ये मैं लिख रहा हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे के सारे क्या होंगे, दीज ऑल सिस्टम्स आर एब्सेंट। उसकी रीज़न क्या देखें, जब वाटर बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो जो इनकमिंग वाटर है उसके साथ फूड भी आ रहा होता है, तो जो इनर सेल्स के होंगे क्वेनोडर्म के, वो उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी तरह से उसके साथ ऑक्सीजन भी आ रही होती है, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो सेल्स होंगे स्पॉन्ज की बॉडी के, वो इनकमिंग जो वाटर होगा उसके अंदर फिर यानी फूड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के साथ साथ
वो उसमें रिलीज़ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी और बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स। तो अब देख लें तो जब वो इनकमिंग वाटर के साथ फूड आ रहा है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है कि सेल्स उसको फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके इंटरनली डाइजेस्ट कर लेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं। उसी वाटर के थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो गया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं। क्यों? थ्रू आउट द बॉडी वो क्या कर रहा है, वाटर सर्कुलेट करके जा रहा है। तो अब ना बॉडी जब वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, सिंपल सी स्मॉल बॉडी है और तकरीबन हर एक पार्ट को फूड ऑक्सीजन मिल रही है, वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहे हैं। सो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, एब्सेंट होगा। इसी तरह से एक्सिटी की भी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, एक नर्वस सिस्टम ठीक है, उस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट है, लेकिन आपको इसमें चंद एक सेल्स नज़र आएंगे। वो जो सेल्स होंगे न्यूरॉन की तरह के होते हैं, लेकिन वो ये जो ओपनिंग है ना ऑस्टिया वगैरह की, वहाँ पे होते हैं और उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि हो सकता है कि वो जो वाटर की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, यानी उन ओपनिंग्स को कंट्रोल करने के लिए ये न्यूरॉन लाइक सेल्स मौजूद होते हैं। आखिर में आ जाता है इनके रिप्रोडक्शन का। अब देखें जो स्पॉन्जेस होती हैं ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं, गोनेड्स होंगे, मेल फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं और उनके थ्रू फिर क्या होगा, जाइगोट बनता है, जाइगोट से लार्वा बनेगा। अब देखें वही वाले स्टेजेस हैं, जाइगोट से लार्वा बना, लेकिन इनका जो लार्वा होगा वो फ्री स्विमिंग होगा। मैंने स्टार्ट में क्या बोला था कि स्पॉन्जेस होती हैं ना वो किसी स्टोन या रॉक वगैरह के साथ थ्रू आउट देयर लाइफ अटैच रहेंगी, यानी उनका जो है ना सेसाइल जो होता है ना लाइफ स्टाइल होता है, सीडेंट्री होगा, उसके बॉटम के ऊपर ही वो रहते हैं। लेकिन इनके जो लार्वे होंगे वो फ्री स्विमिंग होते हैं और वो लार्वल स्टेज है वो कुछ टाइम के लिए वाटर के अंदर वो मूव करेगी, वो मोटाइल होगी, फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या किसी भी स्टोन या रॉक के ऊपर सेटल डाउन होके फिर डेवलप करके क्या करती है, एक स्पॉन्ज बना देगी। दूसरी तरफ अगर हम इनके देखें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, आप यूँ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि स्पॉन्ज की बॉडी के ऊपर जस्ट लाइक दिस ना, ये जैसे मैंने शो की ये आउट ग्रोथ से बनती हैं और ये जो आउट ग्रोथ बनती है इसको हम नाम देते हैं बर्ड का। इसको हम क्या नाम देंगे, ये बर्ड है और ये बर्ड जैसे वो ग्रो करता जाएगा साइज में, फिर वहाँ से सेपरेट होकर एक इंडिपेंडेंट स्पॉन्ज बना देता है। तो ये जो मेथड होगा जिसमें वो बर्ड के थ्रू बनता है, इसको हम नई स्पॉन्ज बनेगी, बर्डिंग कहेंगे। इसी तरह से कुछ स्पॉन्जेस के अंदर जस्ट लाइक दिस, ये देखें ये स्पॉन्ज की बॉडी मैंने शो कर दी, ये थोड़ा सा उसका इंटरनली ये मैं बना रहा हूँ और ये इंटरनल बर्ड मैंने बना दिया। ये क्या है, दिस वन इज़ द इंटरनल बर्ड और ये जो इंटरनल बर्ड होता है इसको हम नाम देते हैं गैम्यूल का। क्या कहेंगे इसको, गैम्यूल, यानी गैम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू भी, यानी जब ये यहाँ से सेपरेट होगा ऑस्क्यूलम से रिलीज़ भी हो सकता है, या स्पॉन्ज की जब डेथ होगी उसकी बॉडी डीकम्पोज होगी तो ये यहाँ से गैम्यूल्स वो इंटरनल बर्ड रिलीज़ होकर एक नई स्पॉन्ज बना देंगे। और आखिरी ना इनके अंदर एक मेथड है जिसको हम नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन का, यानी आप ना कोई भी एक पीस ले लें जिसको आप ना फ्रेगमेंट का नाम देते हैं और वो फ्रेगमेंट जो होगा वो ग्रो करने के बाद यानी उसी तरह से डेवलप करेगा, ग्रो करेगा और एक नई स्पॉन्ज है वो बना देता है। तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या है, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। लेकिन चूँकि एक बॉडी का पीस आपने लिया वो डेवलप करके बना रहा है, तो ये जो एबिलिटी होती है ना इसको हम रीजेनरेशन का नाम देते हैं, यानी वो रीजेनरेशन के थ्रू क्या होगा, एक एसेक्सुअली नई स्पॉन्ज है वो बन सकती है। बाकी रहा एक एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है जो हमने स्पिक्यूल्स की बात की थी। चलें ठीक है, वो सपोर्टिंग रॉड्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक स्पॉन्जीला एक स्पॉन्ज की बात कर रहा हूँ कि जो स्पॉन्जीला है इसके अंदर हमें उस तरह से स्पिक्यूल्स नज़र नहीं आते, बल्कि क्या होंगे, इसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स मौजूद होते हैं। क्या होंगे, स्पॉन्जिन फाइबर से एक नेटवर्क सा होता है जो उसको सपोर्ट करता है और इसको ना
पहले बाथ स्पॉन्ज के तौर पे भी यूज़ किया जाता था। जैसे आजकल भी हम ना बाथ के लिए जो स्पॉन्ज यूज़ करते हैं वो तो आजकल आर्टिफिशियल मटेरियल की हिस्सा से आगे सिंथेटिक मटेरियल, लेकिन पहले जो था वो बाथ के लिए जो यूज़ किए जाते थे स्पॉन्जेस, वो स्पॉन्जीला होती थी बाथ स्पॉन्ज, जिसका बेसिकली क्या होता है फाइबरस सा या स्पंज एंड फाइबर्स का बना हुआ एक स्केलेटन हो सकता है जो उसको सपोर्ट करता है। थैंक यू वेरी मच।